जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। क्लास 10th में हो, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर चलिए इसका पूरा सोल्यूशन बताता हूं और इसका पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो देख सकते हो यहां पर सबसे पहले, ठीक है, सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां पर सबसे पहला प्रश्न कहता है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जर्मन का प्रथम सम्राट कौन था? तो देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं, 4-4 नंबर में भी आ जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ये बहुविकल्पी में भी आ जाता है, ठीक है। जर्मन का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम, याद रखोगे, विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट था। ये बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रश्न आता है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो आपको 3 नेताओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेता निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? माउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल, ठीक है, द्वितीय, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद हमारा आता है आगे प्रश्न नंबर 3, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? ये वाला प्रश्न आपके भारत में राष्ट्रवाद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया था। तो गांधी जी का असहयोग पूर्णतः अहिंसक था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, आपको पता होगा कि भाई अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। वकील वकालत छोड़ दिए, जो स्टूडेंट थे वो विद्यालय जाना बंद कर दिए, जो टीचर थे, है ना, इंडियन जो थे, वो पढ़ाना बंद कर दिए। मतलब अंग्रेजों का पूरी तरीके से बहिष्कार करना, यही असहयोग आंदोलन का कारण था, मतलब असहयोग आंदोलन था। अब इसको वापस लेने का कारण ये था कि भाई हिंसा इसमें नहीं होती, लेकिन एक जगह इसमें हिंसा हो गई थी, चौरा चौरी, आपने सुना होगा घटना, चौरी चौरा, ठीक है। तो वहां पर हिंसा हो गई जिसके कारण इसको वापस लिया गया। तो सिंपल है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना से क्षुब्ध होकर या दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और वापस ले लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। इसमें यह है कि रॉलेट एक्ट के और बड़ा लिखने के लिए कर सकते हो कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने पूर्णतः अहिंसक चलाया था, लेकिन इसमें कुछ हिंसा भड़क गई। वो कहां पर भड़की? गोरखपुर के चौरी चौरा में, आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आगे आता है प्रश्न नंबर 4, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ही चलाया था। अंग्रेज क्या करते थे कि नमक पर भी टैक्स लगाते थे। अंग्रेज नमक इंडियन को नहीं लाने देते थे, ठीक है, फ्री में। तो वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी ने इस पर मोर्चा संभाला और उनका विरोध किया, और गांधी जी ने सर्वप्रथम वहां पर नमक जाकर के बनाया। तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी ने वायसराय को एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, दांडी में हुआ था, ये भी याद रखना। नमक कहां पर महात्मा गांधी ने बनाया था? दांडी, ठीक है, याद रखोगे, सूरत में है वैसे। उसके बाद आपका 5वें नंबर पर प्रश्न आता है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? 2 कारण बताइए। तो वैश्वीकरण होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन आप लोग कह लो, है ना, हर एक देश से व्यापार कर सके। तो इसका मतलब भाई प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह प्रमुख कारण है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी बात है। टेक्नोलॉजी, आप जो मोबाइल यूज करते हो आज, चाइना मैक्सिमम बनाता है, इंडिया नहीं बनाता है। इंडिया में भी अब बनने लगे हैं। इसी तरीके से मोबाइल, आज आप एक मोबाइल में आप देश विदेश हर जगह से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल ही ज़्यादातर आप कह लो कि भाई प्रमुख भूमिका निभाया। टेक्नोलॉजी बहुत तरीके की आ गई। तो सिंपल सी बात है कि भाई वैश्वीकरण में इन्होंने सहयोग किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है ना भाई। परिवहन, नए नए प्रकार के जो जहाज़ बने, पानी के जहाज़ बने, और क्या है आपके एयरप्लेन बने, उसमें से लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वैश्वीकरण जो है वो बढ़ता गया, ग्लोबलाइजेशन होता गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला है कि भाई संचार की प्रक्रिया से लोगों से सूचनाओं के का तीव्रगामी आदान प्रदान होता है। जो आपका संचार है, जैसे मैं आप लोगों के सामने जो जुड़ पा रहा हूँ वो संचार के माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हो, ये आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो क्या है, ये एक प्रकार का संचार का माध्यम ही है, जिसको सोशल मीडिया बोला जाता है। दूसरा आपका आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, है ना, वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अब आप लोग रटना नहीं है,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी। इसका मतलब यह है कि कोई एक कंपनी एक ही देश में व्यापार नहीं करती। एक राष्ट्रीय कंपनी होती है जो कि केवल अपने देश में ही व्यापार करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उनको बोला जाता है जो कि अलग अलग देशों में अपने कारखाने लगाती हैं, अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं, अपने सामान बेचती हैं और मुनाफा कमाती हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको समझ में आया? तो लोगों को भी लाभ होता है, कंपनी का भी लाभ हो जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल नहीं बन सकता अगर, तो भाई हम चाइना से ले ले रहे हैं, ताइवान से ले रहे हैं मेमोरी कार्ड। ये सब हमारे देश में ये सब की बहुत कमी है, इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा है। बस लोग जातिवाद में लगे हुए हैं। आगे हमारा आता है, ये भी महत्वपूर्ण ही है, देख लो। 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों किया गया? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था, है ना। लुई 16वां शासक था जो कि बहुत ही क्रूर था, निर्दयी था, जनता पर अत्याचार करता था, शोषण करता था। तो आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था बदहाली में पहुंच गई। बदहाली समझ रहे हो, बिल्कुल बद से बदतर हो गई। वहाँ का जो राजा था वो अपनी विलासितापूर्ण जीवन में अयाशी करता था और देश का जितना भी खजाना होता था उस खजाने को लुटाता रहता था फालतू में, जिसके चलते लोगों ने विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या समझ में आया कि भाई जहाँ पर इतना बड़ा गुब्बारा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता गया उसके क्रूरता का, ठीक है। अब वो एक बार फिर फट गया, वही फ्रांस की क्रांति हुई। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है दूसरे नंबर पर प्रश्न, पूर्ण स्वराज का, है ना, उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया, है ना, पूर्ण स्वराज का? तो महात्मा गांधी द्वारा भाई, है ना। सिंपल सी बात है कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों ने, है ना, पूर्ण स्वराज का जो है संकल्प या कायाकल्प किया। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका, देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में थोड़ा और भी आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा लिखोगे गूगल में आ जाएगा, तो गूगल बाबा जिंदाबाद। तो आप लोग अपने से पढ़ा करो, थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा, दिमाग में बातें रहेंगी। उसके बाद है तीसरे नंबर पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? विकेंद्रीकरण का मैंने बताया था हमेशा से भाई बंटवारा, शक्तियों का जब बंटवारा हो जाता है। हमारे देश में भी एक केंद्र सरकार है जिसके पास कुछ शक्तियां हैं, एक राज्य सरकार है उसको भी शक्तियां दी गई हैं। अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग शक्तियों का अधिकार है ना। तो सिंपल है यहाँ पर कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब सिंपल सा है कि भाई सत्ता का बंटवारा, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आई होप आप लोग आराम से समझ गए होंगे यार, बिल्कुल सिंपल है ना, सरल है। चलिए आगे बढ़ें। आगे हमारा आता है यहाँ पर चौथा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष जैसे हमारा देश है जहाँ पर एक ही धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए बल्कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान की जाए, उसको बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सिंपल समझ में आ गया। हमारा देश भी देखो, हिंदू मुस्लिम धर्म जो है वो अलग, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ईसाई, जैन, हर एक धर्म को मान्यता है और हर एक धर्म जो है अपने अपने मंदिर यहाँ पर बना देते हैं। तो हर एक धर्म को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रखा गया, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, सभी को बराबर मान्यता दी गई। ये नहीं कि भाई हिंदू धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, है ना, मुस्लिम को ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है धर्मनिरपेक्ष। तो ये तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं, आप लोग हवा बना देते हो सामाजिक विज्ञान में, सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हैं। आगे आपका आता है पांचवा, भारतीय स्वतंत्रता की दो विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय स्वतंत्रता की दो विशेषताएं ये हैं कि भाई पहला जो है समानता, ठीक है, ये लोकतंत्र का मुख्य आधार है। समानता जो है लोकतंत्र का मुख्य आधार है। हर एक धर्म को, हर एक चीज को समानता प्रदान होती है, हर एक समुदाय को। अलग अलग जातियां जो हैं, यही नहीं कि भाई जो जाति ज्यादा है वही का शासन रहेगा, सबको समानता है ना। हर एक लोग चुनाव लड़ सकते हैं, हर एक सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं, तैयारी करके, मेहनत करके। आप लोग भी करिए। उसके बाद हमारा आता है छठवें नंबर पर, प्रजातंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताइए। तो प्रजातंत्र क्या है भाई? प्रजातंत्र, ठीक है, तो ये दूसरा मैंने नहीं पढ़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भाई सिंपल सा, लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता, हर एक चीज में स्वतंत्रता होती है। खुद का व्यापार करो, खुद के धर्म का प्रचार प्रसार करो, हर एक चीज का। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है, प्रजातंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित राजनीति करना, है ना। प्रजातंत्र जो होता है, प्रजातंत्र कह लो, राजतंत्र, उसमें ज्यादा जाति आधारित होती है, जाति आधारित राजनीति होती है। समझ रहे हो? इसमें क्या है भाई, जो जाति ज्यादा है वही छोटी जातियों को फिर क्या है भाई, कुचलेगा, सिंपल सा शोषण किया जाएगा। तो जो ज्यादा अधिक है, जैसे हमारे देश में इस समय हिंदू ज्यादा हैं, अगर राजतंत्र होता
ठीक है, या फिर प्रजातंत्र होता जिसमें जो जातियां ज्यादा है राजा उसी की सुनता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रजातंत्र के समक्ष है। उसके बाद दूसरा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति और वोटों का ध्रुवीकरण, मतलब बंटवारा, ध्रुवीकरण करना। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो जो अल्पसंख्यक है उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी फिर, है ना। जो आपका प्रजातंत्र होगा उसमें, लोकतंत्र में तो सुनी जाती है, हर एक धर्म को बराबर मान्यता है, हर एक जाति को बराबर मान्यता है, लेकिन जो लोग कम रहेंगे, माइनॉरिटी में है, उनका सुना ही नहीं जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पर आता है संगठित क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। संगठित क्षेत्रक मजदूरी के लिए एक्चुअली में होता है। संगठित, जो संगठित मतलब समझ रहे, संगठित है, एकत्रित है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं वो सरकार के द्वारा क्या है, एकत्रित होते हैं, ठीक है, पंजीकृत होते हैं, सरकार के पास उनकी जानकारी होती है। इसमें काम करने वाले रोजगार नियमित होते हैं, इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है, इनकी कुछ कार्य विधियां होती हैं जो संगठित क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये है, एक असंगठित क्षेत्र होता है, उसमें जैसे किसान के पास कोई मजदूर काम करने चला गया, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, उसे रात में काम कराओ दिन में, लेकिन इसमें क्या होता है, निर्धारित होता है कि एक मजदूर 8 घंटे ड्यूटी करेगा या 12 घंटे करेगा, उसको ये भत्ताएं मिलेंगी, इतनी सैलरी मिलेगी, इतने घंटे काम करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, है ना। बीमार पड़ेगा तो छुट्टी ले सकता, हर एक चीज़ का वहाँ पर रहता है, एक नियम रहता है। तो ये चीज़ कहलाता है संगठित क्षेत्रक। अब आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे आता है 8वां, आर्थिक व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याओं को लिखिए। अर्थव्यवस्था के जो है असंगठित, देखो संगठित ये हुआ, असंगठित ये हुआ, तो दो समस्याएं आपको बताना है। समस्याएं क्या है, इनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, ओवर टाइम काम करना पड़ता है ना, और इनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर पहला है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से कम होती है। आय कम होगी, सरकार डिसाइड करती नहीं है, लोग अपने मनमौजी देते हैं, तो कम होना ही होना है। उसके बाद है आपका दूसरा, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी ना होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब आज भाई कोई ईंटा गारा कर रहा है, कल जाके मतलब खेती कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग, कभी घर बनाने जाएगा, कभी मछली मारने ही चला गया दूसरे कहने पे, तो मतलब कुछ भी कह लो, समझ में आया। तो ये होता है असंगठित क्षेत्रक। समझ में आया यार, अब क्या इसमें समझाना है ना, आप लोग दिमाग से थोड़ा, दिल से आंख बंद करके सोच लो, ध्यान करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका आता है, विदेशी व्यापार का मुख्य कारण क्या है। विदेशी व्यापार सिंपल सा है, मुख्य कारण क्या है, कारण आपको बताना है। विदेश से व्यापार सिंपल है, तो विदेशी व्यापार किसी भी देश की उन्नति का मूल आधार है। किसी भी देश की, भाई एक देश जो है अलग अलग चीज़ें आविष्कार करता है। मान लो कोरोना की जो वैक्सीन है रसिया बनाया या अलग देश में बनी, भारत में इंपोर्ट हुई, भारत भी बनाया, इसने भी अलग अलग देशों में बेचा। तो इससे क्या होता है कि भाई जो गति होती है वो बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को आविष्कार करने की। प्रतिस्पर्धा में होते हैं लोग, हर एक देश के लोग, कि भाई हमारा देश अगर आविष्कार पहले कर लेगा तो वो दूसरे देश को बढ़िया बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत किसी दूसरे देश की सहायता करना तथा वस्तुओं को अन्य देशों के बाजार में बेचा जा सकता है। ठीक है, देशों की सहायता भी होती है और वस्तुओं को विदेश में बेचते हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, ये बिल्कुल सरल आता है। और देख लो ये आपका खत्म हुआ। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, क्योंकि देख लो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रटने की जरूरत मुझे नहीं लगता आप लोगों को पड़ी होगी, है ना। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और जो चाहिए कमेंट करो, विकास भैया ये दे दो, है ना, ये मुझको प्रदान कर दो, तो विकास भैया लेकर आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, पढ़ते रहो।